गरीब जेठ धूप में खड़ा रहा। अमीर बहू ने पानी तक नहीं पूछा। शाम को जब पति घर आया तो जेठ ने झोली देख सबके होश उड़ गए। दोस्तों, इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जब वक्त बदलता है तो अक्सर लोगों की नीयत बदल जाती है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही बदकिस्मत बड़े भाई की है, जिसने अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी सारी जमा पूंजी छोटे भाई के भविष्य पर वार दी। लेकिन बदले में क्या मिला, यह कहानी सुनकर आज आपका कलेजा फट जाएगा और आंखों से आंसुओं का सैलाब रुक नहीं पाएगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज आग बरस रहा था। मेहुल, जो अपने गांव से मीलों दूर शहर आया था, अपने छोटे भाई विजय के आलीशान बंगले के ड्राइंग रूम में सहमा हुआ खड़ा था। उसके कपड़े पसीने से लथपथ थे और पैरों में वही पुरानी घिसी हुई चप्पलें थी। मेहुल ने डरते डरते मेज पर रखा पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि हड़बड़ाहट में उसकी कोहनी पास रखे एक कीमती फूलदान से टकरा गई। एक तीखी आवाज के साथ वह विदेशी फूलदान फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उस आवाज से पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। अभी मेहुल अपनी गलती समझ भी नहीं पाया था कि सीढ़ियों से उतरती हुई छोटी बहू रिया ने की दहाड़ उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। अरे क्या तोड़ दिया? तुम जैसे जाहिल गंवारों को महल में घुसने दो तो यही होता है। रिया, जो सिर से पांव तक महंगे जेवरों और रेशमी साड़ी से लदी हुई थी, गुस्से में तमतमाती हुई नीचे आई। टूटे हुए फूलदान को देखकर उसकी आंखों से खून उतर आया। मेहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह झुककर जल्दी जल्दी कांपते हाथों से कांच के टुकड़े समेटने लगा। उसकी उंगली में कांच चुभ गया। खून की एक बूंद फर्श पर गिर गई, लेकिन उसे अपने दर्द से ज्यादा बहू के गुस्से का डर था। उसने कपकपाती आवाज में कहा, माफ करना छोटी बहू, बस वह थोड़ा चक्कर आ गया था, गर्मी से गलती से हाथ लग गया। रिया ने नाक सिकोड़ते हुए उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि नाली का कीड़ा हो। वह चिल्लाई, गलती? यह गलती नहीं, तुम्हारी आदत है। तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या थी? यह इटली से मंगवाया था विजय ने। पर तुम्हें क्या पता कला की कद्र? तुम तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने चले आते हो। तुम्हारे पूरे खेत भी बेच दोगे ना, तो भी इस एक फूलदान की कीमत नहीं चुका पाओगे। मेहुल ने शर्म से नजरें झुका ली। यह वही घर था जिसकी नींव मेहुल ने की जवानी का पसीना लगा था, लेकिन आज वह यहाँ एक मुजरिम की तरह खड़ा था। नौकरानी भी कोने में खड़ी है, तमाशा देख रही थी। उसकी आंखों में भी मेहुल के लिए दया थी, लेकिन मालकिन के आगे किसकी चलती। रिया का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाते हुए आदेश दिया, खबरदार, जो अब इस मखमली सोफे पर बैठे, तुम्हारे गंदे कपड़े से मेरे घर की शोभा खराब होती है। जाओ बाहर बरामदे में जाकर बैठो, और हाँ, विजय के आने तक वहीं रहना। घर के अंदर पैर रखने की जरूरत नहीं है। जब देखो मुंह उठाए चले आते हो यहाँ, जैसे यहाँ कोई खजाना बट रहा हो। मेहुल के स्वाभिमान पर जैसे किसी ने कोड़े बरसा दिए हों। उसका गला रूंध गया। वह कुछ कहना चाहता था, बताना चाहता था कि वह क्यों आया है, लेकिन शब्दों ने गले में ही दम तोड़ दिया। वह चुपचाप सिर झुकाए अपराधी की तरह उस वातानुकूलित एसी कमरे से बाहर निकल गया और तपते हुए बरामदे में आ गया। बाहर लू के थपेड़े चल रहे थे। फर्श इतना गर्म था कि चप्पलों के बावजूद पैरों के तलवे जल रहे थे। मेहुल दीवार के सहारे एक कोने में सिमट कर बैठ गया। उसकी बूढ़ी आंखों ने आंसू तैरने लगे। वह सोचने लगा, क्या यही वह रिया है जिसके गृह प्रवेश के लिए उसने अपनी पत्नी के आखिरी कंगन बेच दिए थे ताकि बहू का स्वागत धूमधाम से हो सके? क्या यह वही विजय का घर है जिसे पढ़ाने के लिए मेहुल ने भरी अवानी में कूली का काम किया था, बोरे ढोए थे ताकि भाई अफसर बन सके? अंदर से रिया के बड़बड़ाने की आवाज़ अब भी आ रही थी। वह अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बताऊं, सर दर्द हो गया है। जेठ जी अटपके हैं, गांव से पक्का पैसे मांगने आए होंगे। इन भिखारियों को तो बस शकल दिखाना आता है। अभी विजय आएंगे तो रोना धोना शुरू कर देंगे कि फसल खराब हो गई, छत टपक रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस खानदान से। ये शब्द मेहुल के कानों में तेजाब की तरह गिर रहे थे। उसे प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, लेकिन अंदर जाकर पानी मांगने की हिम्मत अब उसमें नहीं थी। उसे लगा कि अगर उसने पानी मांगा तो शायद रिया कहेगी कि पानी के पैसे भी देकर जाना। दोस्तों, जरा सोचिए उस बड़े भाई के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसने पिता बनकर अपने भाई को पाला, और आज उसी भाई के घर में उसे कुत्ते से भी बदतर समझा जा रहा था। समय रेंग रेंग कर बीत रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे। मेहुल का कुर्ता पसीने से शरीर से चिपक गया था। उसका होठ प्यास से पपड़ा गया था। सामने टेबल पर रखा ठंडा पानी उसे ललचा रहा था, लेकिन स्वाभिमान की प्यास पेट की प्यास से बड़ी होती है। तभी एक चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। विजय ऑफिस से आ गया था। गाड़ी से उतरते ही विजय की नजरें बरामदे के कोने में जमीन पर बैठे उस शख्स पर पड़ी। वह चौंक गया। उसने गौर से देखा और चीख पड़ा, भैया! विजय अपना बैग छोड़कर दौड़ता हुआ मेहुल के पास आया। भैया, आप यहाँ जमीन पर इतनी धूप में? विजय ने मेहुल के घुटने छुए। मेहुल ने कांपते हाथों से विजय के सिर पर हाथ रखा। उसका स्पर्श पाते ही विजय को महसूस हुआ कि भाई का शरीर बुखार से तप रहा है। विजय की आंखों में सवाल थे। उसने चिल्लाकर कहा, रिया, रिया, पानी लाओ। भैया बाहर क्यों बैठे हैं? रिया अंदर से इठलाती हुई आई, हाथ में पानी का ट्रे नहीं बल्कि खाली हाथ। उसने विजय को देखकर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की और बोली, अरे आ गए आप। मैंने तो इनसे कहा था अंदर बैठने को, पर शायद इन्हें अपनी गाँव वाली आदत है, खुले में ही अच्छा लगता है। और वैसे भी अंदर सफाई हो रही थी तो मैंने सोचा मिट्टी ना हो जाए।
विजय अपनी पत्नी की आंखों में झूठ साफ देख सकता था। उसने मेहुल की हालत देखी, सूखे होंठ, अपमानित चेहरा और डरी हुई आंखें। विजय समझ गया कि क्या हुआ है। उसका खून खौल उठा, लेकिन मेहुल ने तुरंत विजय का हाथ पकड़ लिया। मेहुल ने सूखी आवाज में कहा, नहीं विज्जू, बहू ठीक कह रही है। मुझे ही बाहर खुली हवा में बैठना था। अंदर अंदर मुझे घबराहट होती है इन बड़ी मशीनों से। बड़े भाई ने अपना अपमान पी लिया था कि छोटे भाई के घर में कलेश ना हो। विजय का गला भर आया। वह जिद करके मेहुल को अंदर ले गया, सोफे पर बिठाया, अपने हाथों से पानी पिलाया। रिया कोने में खड़ी मुंह बना रही थी। उसे अब भी यही लग रहा था कि अभी पैसे मांगने का नाटक शुरू होगा। पानी पीने के बाद मेहुल ने अपनी पुरानी मैली सी कुर्ते के जेब में हाथ डाला। रिया की नजरें बाज की तरह उस जेब पर गड़ी थी। वह मन ही मन सोच रही थी, जरूर अब चिट्ठी निकालेगा कि कर्जा हो गया है, पैसे दे दे। रिया ताना मारने को खुद को रोक नहीं पाई। जेठ जी, अब साफ साफ बता भी दीजिए कितने पैसों की जरूरत है। विजय ने अभी नया बिजनेस शुरू किया है, हमारे पास फालतू पैसे नहीं है लुटाने के लिए। विजय ने गुस्से से रिया की तरफ देखा। रिया चुप रहो। लेकिन मेहुल ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी जेब से एक मटमैली सी कपड़े की थैली पोटली निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वह पोटली मेज पर रख दी। मेहुल की आवाज़ भारी हो गई। बहुत ठीक कहती है विजय, अब हमारा और तुम्हारा रहन सहन अलग है। मैं आज यहाँ कुछ मांगने नहीं बल्कि बंटवारा करने आया हूँ। बंटवारा शब्द सुनते ही रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, चलो बला टली, अब ये अपना हिस्सा मांगकर अलग हो जाएगा। मेहुल ने कांपते हाथों से उस थैली की गांठ खोली। उसके अंदर से कुछ पुराने कागजात और नोटों की गड्डियाँ निकली। रिया और विजय दोनों हैरान थे। मेहुल ने वह कागजात विजय की तरफ बढ़ाए और बोला, विज्जू, तुझे याद है बाबूजी ने मरते वक्त कहा था कि गाँव वाली जमीन हम दोनों की है। पिछले महीने गाँव में हाईवे का काम शुरू हुआ है तो सरकार ने हमारी पुश्तैनी जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। मुझे उसका मुआवजा मिला है। मेहुल ने नोटों की गड्डियों पर हाथ फेरा जैसे वह किसी पवित्र वस्तु को छू रहा हो। पूरे 1 करोड़ मिले थे विजय, और यह रहे तेरे हिस्से के 50 लाख रुपए। और यह वो कंगन है जो तेरी भाभी ने रिया के लिए बनवाए थे, अपनी आखिरी निशानी के तौर पर। उसने कहा था कि जब विज्जू का घर बस जाए तो यह बहू को दे देना। कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जिस इंसान को भिखारी समझ रही थी, वह उसे 50 लाख नकद देने आया था। वह जिसे दीमक कह रही थी, वह अपनी पत्नी की आखिरी निशानी भी उसे देने आया था। मेहुल ने अपनी नम आंखों को पोंछा और खड़ा हो गया। बस यही देने आया था। डर रहा था कि इतनी बड़ी रकम बैंक में कैसे जमा करूं। सोचा खुद आकर दे दूं। अब मैं चलता हूं, आखिरी बस निकल जाएगी। मेहुल मुड़ा, लेकिन विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। विजय ने पूरा शरीर कांप रहा था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मुझे माफ़ कर दो भैया। विजय बच्चों की तरह रो रहा था। विजय ने रोते हुए मेहुल के पैर पकड़ लिए। यह पैसे मुझे नहीं चाहिए भैया, यह कंगन, यह दौलत, यह सब आपके त्याग के आगे धूल है। आपने मेरे लिए खेत बेचे, अपनी जवानी होम कर दी, और आज आप मुझे पराया कर रहे हैं। बंटवारा बंटवारा तो तब होता है जब दो दिल अलग हो। हमारा खून एक है भैया। विजय ने वह नोटों की गड्डी उठाकर वापस मेहुल की झोली में डाल दी। यह पैसा आपका है और आप आज कहीं नहीं जाएंगे। यह घर जितना मेरा है उससे ज़्यादा आपका है। अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी इस घर को आग लगा दूंगा और आपके साथ गाँव चलूंगा। रिया, जो अब तक पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी, उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसे अपनी छोटी सोच पर इतनी घिन आ रही थी कि वह नजरें नहीं उठा पा रही थी। उसे याद आया कि कैसे मेहुल धूप में प्यासा बैठा रहा और उसने पानी तक नहीं दिया, और यह आदमी इतना अपमान सहने के बाद भी उसे सोने के कंगन देने आया था। रिया का कलेजा फट गया। वो दौड़ कर आई और मेहुल के चरणों में गिर पड़ी। उसके आंसू मेहुल के पैरों को भिगोने लगे। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने पाप किया है। मैं अंधी हो गई थी दौलत के घमंड में। मुझे लगा आप मांगने आए हैं। मुझे नहीं पता था कि आप तो देने वाले देवता हैं। मेरे हाथ काट दीजिए, लेकिन मुझे अपने घर से मत निकालिए। मुझे अपनी बेटी समझकर एक बार माफ़ कर दीजिए। रिया का पश्चाताप सच्चा था। उसके घमंड का कांच उस फूलदान की तरह टूट चुका था। मेहुल, जो दिल का रईस था, उसने झुककर रिया को उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने रिया के सिर पर हाथ रखा और बोला, पगली, बड़े कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। इंसान से गलती होती है, पर जब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने मुझे बाबूजी कहा, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। उस शाम उस बंगले में कोई बंटवारा नहीं हुआ। उस शाम डाइनिंग टेबल पर 3 लोग बैठे थे। रिया ने अपने हाथों से मेहुल को खाना परोसा, और उसकी आंखों में जो इज्जत थी वह उन 50 लाख रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती थी।